ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर है जेपी नड्डा। गोरखपुर और कानपुर में बूथ सम्मेलन में पहुंचेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी रीजनल ऑफिस का नड्डा उद्घाटन भी करेंगे। वर्चुअली 7 जिला कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। तो गोरखपुर और कानपुर में बूथ सम्मेलन में पहुंचेंगे। और आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये जो बैठक है वो बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि वर्चुअली जिला कार्यालय का उद्घाटन तो करेंगे ही, इसके अलावा जो बैठक उनकी होने जा रही है वो भी बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि 2 दिन के यूपी दौरे पर है और इन 2 दिनों में उनकी पूरी कोशिश होगी कि बूथ सम्मेलन जो के तहत बैठक करेंगे उसमें वो बताएंगे कि किस तरह से जीत की बुनियाद रखी जाए, किस तरह से आम लोगों से बातचीत की जाए, किस तरह से आम जनता से कनेक्ट किया जाए, जिससे यहाँ पर दोबारा सत्ता में वापसी हो सके। आपको बता दें, पिछले 3 दशकों की अगर बात करें तो कभी भी कोई भी पार्टी सत्ता में दोबारा वापसी नहीं कर पाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी, 2 दिन के दौरे पर जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, उनका ये दौरा कितना अहम है? क्योंकि इस बार पूरी कोशिश है बीजेपी की कि पिछले 3 दशक का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दे और दोबारा सत्ता में वो वापसी करे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं वो लगातार यहाँ का दौरा कर रहे हैं, चाहे वो बहाना कोई भी हो, कार्यक्रम कोई भी हो। देखा गया इससे पहले डीजीपी कॉन्फ्रेंस जरूर थी, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मौजूद थे, गृह मंत्री मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं एक संदेश गया। इसके अलावा पिछले अगर 1 महीने की बात करें तो प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, गृह मंत्री दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो दौरे पर लगाए गए, जेपी नड्डा खुद दौरा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जो बनाए गए वो लगातार दौरा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी फौज जो है भारतीय जनता पार्टी की वो लगातार अपने सिपाहियों को तैयार कर रही है। आज उसी को लेकर के जो सबसे बड़े लीडर हैं माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। दिल्ली से सीधे वो गोरखपुर जाएंगे, जहां पर बूथ अध्यक्ष हैं उनका सम्मेलन होगा, उनको संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो सबसे बेहतर और सबसे अलग यही तकनीक भारतीय जनता पार्टी की है जो उसको लगातार विजय दिला रही है। वो बूथ को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और उसी को लेकर के आज एक बार फिर जीत का मंत्र लेकर जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों के बीच जाएंगे, वहां पर उनसे बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे कि कैसे ये जो बूथ पर जाकर के जो छोटे छोटे इलाके हैं वहां पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना है। साथ ही साथ जो सरकार द्वारा योजनाएं लाई गई, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर यूपी सरकार द्वारा, उनको जन जन तक पहुंचाइए, उनको बताइए जनता को कि कितना बेहतर पिछली सरकारों से काम हुआ। निश्चित तौर पर इसके अलावा अगर बात करें जो आज शाम को गोरखपुर से लखनऊ लौटेंगे, यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे भाजपा कार्यालय पर ही, और कल फिर वो एक बार कानपुर के रवाना होंगे। वहां पर पहुंचकर फिर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होगा, वहां पर संबोधित करेंगे। 7 जिलों के जो जिला कार्यालय होंगे भाजपा के, उनका वर्चुअली रूप से उद्घाटन भी जेपी नड्डा करेंगे। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये दौरे हैं और अगले दिनों अगर बात करें आने वाले दिनों में ये दौरे और तेज होने वाले हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व जो भाजपा का है एक तरह से अब यहां पर जमावड़ा अपने जमाने वाला है। जी अश्विनी, आज जब वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ कह सकते हैं, जब वो बूथ लेवल को, जैसे आपने कहा कि बूथ लेवल की जो मीटिंग है तो उसमें वो पदाधिकारी को क्या मंत्र देंगे? बिल्कुल, पिछले 2 दिन पहले देखा गया कि कृषि कानून जो 3 लागू हुए थे उनको प्रधानमंत्री ने रद्द किया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसानों के अंदर नाराजगी थी, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को या फिर प्रधानमंत्री को अपना ये स्टेप उठाना पड़ा। निश्चित तौर पर अब उस स्टेप को जन जन तक पहुंचाना है, किसानों को ये समझाना है कि आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी चिंता की है। हालांकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा भी था कि ये किसानों के हित में था, लेकिन मैं किसानों को समझा नहीं पाया। निश्चित तौर पर अब जो है वो कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश होगी कि किस तरह से जो नाराजगी थी वो दूर की जाए, कैसे किसानों को समझाया जाए कि जो किसान हित के लिए प्रधानमंत्री ने खुद ही जो 3 कानून थे उनको वापस लिया। निश्चित तौर पर कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस समय जो सबसे गरमाया मुद्दा है वो किसानों का है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं गुरु मंत्र जेपी नड्डा देंगे। जी अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जब पहुंचेंगे जेपी नड्डा, उनका दौरा बेहद अहम है, क्योंकि वो यहाँ पर बूथ
को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर तो फोकस करेंगे ही। और उनकी ये कोशिश होगी कि जो पदाधिकारियों के साथ वो बैठेंगे, उन पदाधिकारियों को ये बताएंगे कि कैसे वो लोगों के बीच जाएं, किसानों के बीच जाएं, और उनको बताएं कि जो बीजेपी की सरकार है उनकी रीति नीति कितनी अच्छी है पिछली सरकारों की जो रीति नीति रही उनके कंपैरिजन में। बढ़ते आगे, लखनऊ में किसानों की महापंचायत आज है। भाकियू नेता राकेश टिकैत महापंचायत में शामिल होंगे। किसान आंदोलन को लेकर महापंचायत में रणनीति तय की जाएगी। इको गार्डन बंगला बाजार में सुबह 11 बजे से महापंचायत शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, कल ही बैठक के बाद किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किसान नेताओं ने, और उन्होंने बताया था कि जो तय कार्यक्रम है वो तय कार्यक्रम के तहत ही कार्यक्रम होंगे। लेकिन एक बार फिर से 26 को जश्न मनाने के बाद 27 को किसान फिर से बैठक करेंगे और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। और आपको बता दें, आज महापंचायत में टिकैत ने सभी किसानों से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा किसान जुटे महापंचायत में। किसान आंदोलन को लेकर महापंचायत में रणनीति आगे की तय की जाएगी। किसानों की कुछ मांगे थी जिसको लेकर कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी भी दी। और ज्यादा जानकारी के लिए अश्विनी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं लाइव। अश्विनी, किसानों की महापंचायत आज होने जा रही है लखनऊ में, वहां पर आज क्या माना जाए, काफी संख्या में किसान जमा होंगे? क्योंकि कल टिकैत ने किसानों को कहा था कि जितनी संख्या हो सके उतनी संख्या में जमा हो जाएं। बिल्कुल, अब किसान जो तीन कानून थे उनको वापस लेने के बाद किसान नई रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। उन पर उनका कहना है कि जब तक तीनों कानून संसद वापस नहीं जाते, जो प्रक्रिया पूरी होती है वो नहीं हो जाती, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करने। कल एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और बैठक भी हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि निश्चित तौर पर जब तक MSP को लेकर के जो बाध्यता उसको नहीं खत्म किया जाएगा, उस पर पुख्ता जानकारी नहीं दी जाएगी, पुख्ता बातें नहीं बनेंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। निश्चित तौर पर आज जो है जो राकेश टिकैत हैं, जो कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन के कर्ता धर्ता माने जा रहे हैं, वो लखनऊ में होंगे और बड़ी संख्या में जो किसान भी वहां पर मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान किसानों से बात करेंगे राकेश टिकैत, जिसमें कहीं ना कहीं MSP के अधिकार जो हैं उनको लेकर के चर्चा होगी, उन पर बातचीत की जाएगी, उनको समझाएंगे किसानों को किस तरह से MSP उनका अधिकार है। निश्चित तौर पर साथ ही साथ जिस तरह से केंद्र सरकार जो पीछे हटी है, उसने तीनों कानून वापस लिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसमें जो राकेश टिकैत समझाने की कोशिश करेंगे कि किसान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, जिसको लेकर के आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। आज महापंचायत होनी है जिसमें कई हजार किसान पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि इको गार्डन एक बड़ा मैदान है, वहां हजारों की संख्या में लोग आ सकते हैं। निश्चित तौर पर उसको लेकर के वहां तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन भी वहां पर अपने बंदोबस्त में लगा हुआ, साथ ही साथ जो किसान हैं वो खुद अपनी तैयारी से आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि जो राकेश टिकैत हैं वो नई कौन सी बात कहते हैं जिससे किसान उनकी ओर रिझे। हालांकि कहीं ना कहीं अब जो है माहौल जो भाजपा के विरोध में था, जिस तरह से किसान अभी भी नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं, वो उससे आम जनता की नाराजगी बढ़ रही कि जब प्रधानमंत्री ने खुद आकर के सामने कहा है कि तीनों कानून वापस हो रहे हैं, संसद सत्र में इनको लेकर के पूरा बाकायदा की जो प्रक्रिया होती है वो की जाएगी। लेकिन इन सबके बावजूद भी किसान अगर धरने प्रदर्शन खत्म नहीं कर रहे तो आम जनमानस में कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर था, देखा गया जब उन्होंने बैठक की किसानों ने, तो जब कृषि कानून वापस ले लिया गया, प्रधानमंत्री ने खुद ऐलान किया राष्ट्र को, जब वो संबोधित कर रहे थे, तो किसानों ने अपनी कुछ और मांगे रख दी। और वो मांगे जो थी MSP की गारंटी की मांग थी, जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके लिए स्मारक बनाया जाए, साथ ही किसानों के ऊपर जितने भी केस किए गए हैं वो केस वापस लिए जाएं, ऐसी तमाम उन्होंने शर्तें रखी है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी मामले में भी उन्होंने कहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री टेनी को इस्तीफे की बात उन्होंने शर्त में रख दी है। तो तमाम उन्होंने लिस्ट बनाई हुई थी, जब वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने तमाम बातें कही थी किसानों ने। क्या आज भी ये सब चर्चा महापंचायत में होगी?
अब बिल्कुल जिस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो प्रदर्शन हो रहा है वो राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जो मुख्य मांगे थी तीनों कानून को रद्द करने की, उसको सरकार ने मांग लिया है। हालांकि तमाम मांगे चलती रहती हैं, किसानों की समस्याएं अलग है, वो उन पर चर्चा अलग होती है, लेकिन मुख्य मांग जो थी वो ये थी कि तीनों जो कानून हैं उनको खत्म किया जाए। निश्चित तौर पर उन पर उसको लेकर के सरकार ने स्टेप उठाया, लेकिन जिस तरह से नई मांगे आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता में जो एक बात थी कि किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर सरकार के पक्ष में भी आ रहा है कि सरकार ने जब बातें मान ली हैं अब भी इस तरह के किसानों को करना ठीक नहीं है, क्योंकि लगभग 1 साल का लंबा समय हो गया जहां सिंधु बॉर्डर हो या फिर आसपास का क्षेत्र हो, कहीं पर भी वहां पर भी आसपास के क्षेत्र में आवागमन ठप हो रहा है, वहां के स्थानीय लोगों को समस्याएं भी हो रही हैं। लेकिन सबके बावजूद भी जो किसान डटे हुए थे, लेकिन जब मांगे मान ली गई, अब नई एमएसपी की गारंटी देना या फिर जो मुआवजा देना जो किसान मृत हुए हैं, या फिर उनका स्मारक बनाना, जो राज्य गृह मंत्री हैं उनका इस्तीफा, ये तमाम लंबी लिस्ट रख दी गई। निश्चित तौर पर आज भी इसकी बात होगी, क्योंकि आज महापंचायत में तो ये बात होना लाजमी है, क्योंकि किसानों के आगे नए मुद्दे रखे जाएंगे जिससे प्रदर्शन आगे बढ़ता रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसान है दूर दराज के क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की छोड़ दे, जो मध्य उत्तर प्रदेश अवध का क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र या पूर्वांचल में जो किसान है वो अब इस आंदोलन से कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि जो मांगे थी वो पूरी हो चुकी हैं, अब बेवजह की मांगे रखी जा रही है जिससे सरकार पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि जान चुके हैं सरकार चुनावी साल है, सरकार बैकफुट पे आ चुकी है, लेकिन अब उसी का फायदा ये किसान उठाना चाहते हैं। जी अश्विनी, खास बात यह है कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, तीनों कृषि कानून जो है वापस लिए जाए, तो उसमें राजनीति भी हो रही थी। तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई थी, किसानों के ऊपर किसानों के साथ होने की बात कहकर, और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि चुनाव नजदीक थे और उनको लग रहा था कि उनको इसका सियासी फायदा मिलेगा, किसान नाराज है। लेकिन जैसे ही तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए प्रधानमंत्री ने, तो विपक्ष को लगा कि अब उनके हाथ से मुद्दा जा चुका है, उनके पास मुद्दा कुछ बचा नहीं है। तो आज क्या फिर से वो कोशिश करेंगे कि किसानों की महापंचायत में पहुंचे? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई विपक्षी पार्टी यहां पर पहुंचे? अब बिल्कुल ये किसान आंदोलन का जो पूरा मुद्दा था, मामला था, उससे इससे समझिएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो था वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा था किसान आंदोलन। निश्चित तौर पर जब वहां पर जो आंदोलन था अपने बिल्कुल हिप पर था, उस दौरान जयंत चौधरी जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें करता रहता है, उनकी तवज्जो बढ़ गई थी और जो समाजवादी पार्टी थी उनकी हर बात मानने तैयार थी। लेकिन जैसे ही पूरा आंदोलन खत्म हुआ, 22 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, गठबंधन का ऐलान होना था, लेकिन नहीं हुआ, हो रहा। निश्चित तौर पर ऐसे में सबसे ज्यादा जो ये चीज समझना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं राजनीति जमकर हुई है, चाहे वो तमाम जो पार्टियां विपक्ष की उन्होंने जमकर राजनीति की, चाहे किसानों के नाम पर की हो। हालांकि जब सत्ता में रही तो उन्होंने किसानों की चिंता इतनी नहीं की, लेकिन अब मौका था राजनीति में सत्ता में वापसी करना था, ऐसे में करना लाजमी था। निश्चित तौर पर आज भी कोई बड़ी बात नहीं कि बड़े नेता जो हैं कोई भी पहुंच सकते हैं वहां पर। हालांकि किसान इससे बिल्कुल तैयार नहीं कि राजनीतिक कोई भी नेता हमारी इस महापंचायत में है, लेकिन सबके बावजूद भी ऐसी उम्मीद बिल्कुल है कि कई नेता वहां पर पहुंचकर समर्थन दे सकते हैं किसानों को। जी अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई थी कल, और इस बैठक में उन्होंने कई फैसले लिए, और बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। इस दौरान आंदोलन के आगे की स्थिति पर भी चर्चा हुई और रूपरेखा भी तय की गई। साथ ही बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल किसान आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार तीनों कानूनों को पूरी तरह से वापस लेकर नोटिफिकेशन सार्वजनिक नहीं करती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून लाए और पराली, बिजली जैसे मामलों का निस्तारण करे। इसके अलावा जिन किसानों पर आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन मुकदमों को भी सरकार वापस ले, और आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिजनों को आर्थिक मदद भी दी जाए। आपको बता दें कि किसान संगठन नेताओं की 27 नवंबर को फिर से बैठक होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगेंद्र यादव जी हैं, बड़े किसान नेता हैं। सर, आज मीटिंग हुई, क्या कुछ चर्चा हुई इस मीटिंग में किसान आंदोलन को लेकर? ये फैसला हुआ कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है उसका हम स्वागत करते हैं।
लेकिन तमाम जो मुद्दे जो प्रधानमंत्री की घोषणा में नहीं आए हैं, उन मुद्दों पर हम अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र लिख रहे हैं ताकि वो मुद्दे दर्ज हो सकें। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट जैसा जवाब देगी उसके आधार पे हम अपना फैसला लेंगे। लेटर में सर क्या कुछ आप लोग लिखने वाले हैं? जो तमाम मुद्दे जो हमने पहले दिन से उठाए हैं, उसमें एमएसपी का मुद्दा है, बिजली का बिल, पराली के बिल का मुद्दा है, जो किसान शहीद हुए हैं उनका मुद्दा है, जिनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं वो मुद्दा है, ये अपना लखीमपुर खेरी वाला मुद्दा है। यही मुद्दे जो हमने बार बार उठाए, कोई नई बात उठानी नहीं है, ताकि किसानों की बात का संपूर्ण और ठीक समाधान हो सके। 27 तारीख को भी आप लोगों ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। क्या लग रहा है कि 29 तारीख को जो आप लोग संसद मार्च तक ट्रैक्टर बुलाने वाले हैं, संसद मार्च करने वाले हैं, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी? हम 26 तारीख तक अपने जो कुछ प्रोग्राम हम अनाउंस कर चुके हैं वो प्रोग्राम करेंगे। 27 तारीख को देखेंगे सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है, उस जवाब को देखते हुए हम कोई रेस्पॉन्स करें। आखिरी सवाल सर, लखनऊ में भी एक महापंचायत है, उसमें क्या कुछ रणनीतियाँ बनेगी? क्या यूपी चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है? कोई रणनीति नहीं है, महापंचायत है जिसके अंदर किसानों से मिलेंगे, किसानों को संदेश देंगे, कल हो रही है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसान महापंचायत जो लखनऊ में होने वाली है वो कोई राजनीतिक बैठक नहीं है, जो भी किसानों के साथ बैठक है वो होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, सिंघू बॉर्डर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी हैं। सर क्या कुछ मांगे हैं आज आप लोगों की, आप लोग बैठक कर रहे हैं किसान संगठन, क्या कुछ सरकार से मांगे हैं? क्योंकि सरकार ने कहा है कि तीनों कृषि कानून हम वापस ले लेंगे। देखिए, कानूनों के साथ और भी है। अभी एमएसपी की मांग है, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लेने की मांग है, अभी जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देने की मांग है, बिजली कानून की बात है, वो सभी बातों पे भी बात पेंडिंग है और वो मीटिंग चल रही है, मीटिंग में ही उसके फैसला ली जाएगी। लेकिन 11 महीने से आप लोग कह रहे थे कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे तो हम लोग यहाँ से बॉर्डर खाली कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की, भावुक अपील की कि आप लोग अपने घर चले जाएं। देखिए, जब तक कोई वो संसद में पास उनको नहीं करेंगे तब तक घर को जाने का मतलब नहीं बनता है। क्या पास करना संसद में? मैंने आपको बताया हटा कि 4 मांगे और हैं, इन पे कोई ठोस बात सरकार करेगी तो ही कोई बात है ना। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक जो तीनों कृषि कानून है वो संसद से रद्द नहीं हो जाते हैं, हम लोग आंदोलन यहाँ पे करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, सिंघू बॉर्डर। रणनीतियों पर चर्चा। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है जिसमें पूरे सारे मोर्चे के साथी थे और एमएसपी बड़ा मुद्दा है। जो मुकदमे लगे हैं 1 साल में किसानों पर, वह मुद्दा था, बिजली अमेंडमेंट था, पराली का कानून था और तमाम चीज़ें थी जो लगातार किसानों के इन 3 कानूनों के साथ जुड़े हुए थे और वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उस पर सरकार ने बयान दे दिया है, लेकिन किसानों के साथ बैठ के रास्ता कायम करना चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए कि कानून वापसी का प्रारूप क्या होगा, जो एमएसपी का प्रारूप क्या होगा, एमएसपी पे क्या कैसे कमेटी बनेगी, क्योंकि एमएसपी बहुत पुराना मुद्दा है किसानों का। 27 तारीख को भी एक बैठक बुलाई गई, उसको 27 को, क्योंकि 24 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, 26 को देश के मोर्चों पे किसान जुटेंगे और 27 को फिर अगली रणनीति तय करेंगे। 29 तारीख को संसद मार्च करेंगे आप लोग? ये 27 के बाद तय होगा। जी बिल्कुल। तो साफ तौर पे आप सुन रहे थे तेजिंदर सिंह जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये 27 तारीख को तय होगा कि संसद भवन तक मार्च करना है या नहीं करना है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, सिंघू बॉर्डर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता युद्धवीर सिंह जी हैं। सर आज चर्चा हुई, किन बातों पे चर्चा, रणनीतियाँ बनी? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि कृषि कानून वापस हो गए, ऐसे में आप लोग अभी भी डटे हुए हैं। मतलब क्या ये तरीका है? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये तरीका होता है कि टेलीविज़न से कह दिया 1 साल का आंदोलन, 700 लोगों की शहादत और उसके बाद उनसे बात ना की जाए, ये तो अपमान करना पूरी किसान बिरादरी का तरीका होता है कोई। और फिर भी आज हमने शिष्टाचार बरतते हुए एक पत्र लिखा, उनको आभार भी जताया जो उन्होंने किया अब तक, और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि सरकार एक बैठक का आयोजन करे जिसमें तमाम जो हमारे बाकी मुद्दे हैं उन पे चर्चा करें, उनका कोई रास्ता निकालें, समाधान। लखीमपुर का भी जिक्र है उस पत्र में? निश्चित। और भी एक बैठक होने वाली है, किस तारीख को बैठक होगी और उस पे क्या कुछ? लखीमपुर को लेके तो कल लखनऊ में मीटिंग हो रही है, कल की पंचायत ही लखनऊ में उस लखीमपुर को लेके। 27 तारीख को भी इसके में एक बड़ी बैठक। 27 तारीख को ये जो इस दौर में जो प्रगति होगी उसकी समीक्षा होगी। 29 तारीख को संसद घेरने की बात आप लोग लगातार कर एज इट इज है, अभी कोई परिवर्तन उस कार्यक्रम में सभी नहीं। तारीखें वैसे ही है, कार्यक्रम वैसे ही। कोई परिवर्तन किसी कार्यक्रम में हमने नहीं किया। आंदोलन अभी जारी रहेगा? निश्चित।
जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ युद्धवीर सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी तारीख में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। किसानों का आंदोलन अभी भी जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि कानून संसद से वापस नहीं हो जाते। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। के सदर बाजार थाने ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सदर बाजार थाना देश का नंबर 1 थाना बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदर बाजार थाने के एसएचओ कन्हैया लाल को नंबर 1 थाना घोषित होने पर पुरस्कार दिया, जिसके बाद थाने और आसपास के इलाकों में पुलिसकर्मियों ने मिठाइयां भी बांटी। डीसीपी ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। सदर बाजार थाना सुरक्षा में नंबर 1 बनने वाला दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने थाने में आम जनता के साथ मिलकर जश्न मनाया। सदर बाजार के पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ थाने से 12 टूटी चौक तक जनता का धन्यवाद किया। हापुड़ में बैंक्वेट हॉल राजमहल में अचानक भीषण आग लग गई। चंद मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीकेज की वजह से आग लगी। सिलेंडर में ब्लास्ट होने से लोग सदमे में आ गए। अफरा तफरी मच गई। पुलिस और दमकल विभाग की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग से लाखों का नुकसान हुआ है। कि मैं जो है जब वहाँ पे आग लगी तो मैंने सबकी वहाँ भगदड़ मचली के बाद मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी कि सबको जाना है लेकिन आराम से जाना, किसी को चोट फाट न लगे। उसके बाद जो है वहाँ के जो कर्मचारी उन्होंने आग बुझाने की कोशिश करी लेकिन आग पर काबू नहीं हो पाया। उसके बाद जब वहाँ पे मेरा भी दम घुटने लगा तो वहाँ से होल खाली हो गया और उसमें एक कर्मचारी फंसा रह गया था। मैंने देखा था वो फिसल गया था लेकिन जब मेरा दम घुटने लगा सडनली जो है गैस लीक हुई है और लीक होने के बाद एक एक करके जो है आग बढ़ती चली गई। फिर सिलेंडर फटने शुरू हुए, फिर उसके बाद भगदड़ मच गई। लेडीज एक के ऊपर एक, जेंट्स बच्चे नीचे दबे थे। क्या अंदर कुछ लोग भी फंसे हुए हैं? नहीं, ऐसी कोई संभावना तो नहीं है। भगवान की कृपा है, चंडी मैया का आशीर्वाद है। फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं। उधर लखनऊ की एक बारात में बड़ा हादसा होने से टल गया। बारात लेकर आए दूल्हे की कार में अचानक आग लग गई। भीषण आग की वजह से कार जलकर राख हो गई। दूल्हे ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कार में भीषण आग देखकर बारातियों और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। ये पूरा मामला विकासनगर थाना क्षेत्र के मंडप मैरिज हॉल का है। उतना रहता नहीं है। उसके बाद हो गया थोड़ा बहुत अपनी वर्कआउट करना। उसके बाद पूजा का रहता है हम लोगों का कि नहाए धोए पूजा किए, पूजा पाठ के बाद लोग मिलने आ जाते हैं, उनका निपटारा कराया गया है मिल करके। यही मतलब रूटीन तो जो पर्सनल होती है। उसके बाद तो विधानसभा में जहाँ जहाँ प्रोग्राम्स लगे होते हैं, जहाँ जहाँ जाना होता है, वहाँ जाने का एक रहता तरीका कि किस तरह से जो हमारे संगठन के लोग हैं उनके द्वारा अगर कोई कार्यक्रम है तो उसको अटेंड करेंगे, नहीं तो जो पर्सनल लोगों के यहाँ जो कार्यक्रम होता है। आपसे ये जानना चाहेंगे विधायक कि जैसे आप पढ़ाई के समय से ही राजनीति में जुड़ गए, आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे लखनऊ यूनिवर्सिटी के, उसके बाद फिर आप गैसली के विधायक भी हैं। क्या आपकी डेली रूटीन जो है वो पहले से ही यही थी? जैसे सुबह फिट होने के लिए आप योग करते हैं, तो ये पहले से ही था या अभी कुछ चेंज हुआ? जैसे आगे आने वाला चुनाव भी है, इसमें आपको और दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा, क्योंकि सुबह ही सब लोग आ जाया करेंगे और कई जो आपके ये हैं प्रोग्राम है गांव-गांव में लगेंगे, इसको लेकर क्या? देखिए, दिनचर्या में तो कोई परिवर्तन नहीं है। हम लोग शुरू से रहे कि सुबह उठना, अपना वर्कआउट करना थोड़ा बहुत, और ज़्यादा नहीं कि मतलब हम करते हैं। जैसे हम लोग घर पे हैं तो ट्रेडमिल, साइकिल, या गांव में हैं तो थोड़ा वॉकिंग या योगा वर्जिश टाइप का, इस तरह से हो गया। और रूटीन तो हमारी शुरू से रही है, जब से हम लोग छात्र राजनीति में आए तब से लेकर के शुरू से ही रहा। तो हमें कोई ज़्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं थी कि विधानसभा कोई अलग नहीं है। भाई हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं हम जन्म हुआ, ये हमारी जन्मभूमि थी। आज इसको हमने छात्र राजनीति से हमारी पॉलिटिकल शुरुआत हुई, उसके बाद यहाँ करके इसको हमने अपनी कर्मभूमि बनाया। ये थे हमारे साथ में गैसली विधानसभा के विधायक शैलेश प्रताप सिंह उर्फ सैलू, जिन्होंने बताया कि उनके फिटनेस का राज ये है कि वो सुबह उठ के वर्कआउट करते हैं और फिर योगा करते हैं, वर्कआउट करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं और उसके बाद फिर अपने डेली रूटीन की तरह अपने चुनाव की तैयारी को लेकर क्षेत्र में निकल जाते हैं। बलरामपुर से न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए सौरभ मिश्रा।